हेलो, वेलकम टू द क्लास। अभी हम लोग शुरू करेंगे मोशन लॉज। इसके अंतर्गत कॉन्स्ट्रेंट्स की बात होगी और जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स की बात होगी। क्लासिकल मैकेनिक्स का ये टॉपिक है और इसके अंतर्गत हम लोग फ्रॉम वेरी बिगिनिंग बहुत फंडामेंटल कंसेप्ट से स्टार्ट करेंगे, जिससे सभी विद्यार्थियों को लाभ हो, इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन सभी को लाभ हो। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि न्यूटन ने 1687 ईस्वी में मोशन लॉज का स्टडी किया, तो क्या उनके दिमाग में आया। मोशन लॉज को स्टडी करने से पहले हम लोग ये सोचेंगे कि फंडामेंटल पर्पस ऑफ मैकेनिक्स क्या है। तो वो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि कोई चीज़ होगी जिसका हम स्टडी कर रहे हैं, उसको सिस्टम बोलते हैं। जैसे कोई ब्लॉक हुआ या कोई बर्ड है या कोई पेंडुलम है, जिसका भी हम लोग स्टडी करते हैं उस बॉडी को बोलते हैं सिस्टम। वो एक बॉडी हो सकता है या अनेक बॉडी भी हो सकता है। उसके मोशन को डायरेक्टली प्रभावित करने वाले जो भी बॉडीज हैं, कांटेक्ट में हो या दूर हो, तो उन सब को बोलते हैं सराउंडिंग। जो सिस्टम के स्टेट को डायरेक्टली प्रभावित करता है उसको कहते हैं सराउंडिंग या इन्वायरमेंट। और जिसका हम स्टडी करते हैं, जिसको मेंटली सेपरेट कर लिए हैं, इसी का हम स्टडी करेंगे, तो उस बाउंड्री के अंदर जो भी चीज़ है उसको सिस्टम और सराउंडिंग या सिस्टम और इन्वायरमेंट, ये पहला कंसेप्ट है। सिस्टम किसको कहेंगे? जिसका मोशन हम स्टडी करना चाहते हैं। एक बाउंड्री के अंदर एक सिस्टम बनाते हैं जिसका मोशन स्टडी करना चाहते हैं। सराउंडिंग कौन हुआ? जो सिस्टम के स्टेट पर डायरेक्ट प्रभाव डालता, सीधे, किसी के थ्रू नहीं। जैसे मान लें कि हमारे पास ये एक सिस्टम है, ये एक आलू है और ये सीख में लगा हुआ है और हाथ से हम पकड़े हुए। तो अब हम कहेंगे कि ये अगर सिस्टम है तो इस पर डायरेक्ट प्रभाव कौन कौन डाल रहा है। तो अगर आप कहिएगा कि हाथ डाल रहा है तो वो गलत हो जाएगा। इस पर डायरेक्ट प्रभाव ये लकड़ी डाल रही है जो इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में है, और हाथ जो है वो लकड़ी पर डाल रहा है। तो लकड़ी पर हाथ डाल रहा है और लकड़ी इस पर प्रभाव डाल रही है, इसलिए इस पर डायरेक्ट प्रभाव हाथ नहीं डाल रहा है, इनडायरेक्ट डाल रहा है। तो ये सिस्टम के अंदर नहीं आएगा। जब इसको सिस्टम मानेंगे तो ये सराउंडिंग के अंदर नहीं आएगा। अर्थ इसके सराउंडिंग में है, वो कांटेक्ट में नहीं है लेकिन दूर से ही वो इसको खींच रही है। तो अगर अर्थ को हम कंसीडर करें तो वो भी इसके सराउंडिंग में आएगा। और इस तरह से इसके आसपास में जो हवा है वो भी इस पर फोर्स लगा रही है प्रेशर के कारण। तो वो फोर्स सारा कंसीडर करें तो हवा भी इसके सराउंडिंग में है। तो इस तरह से हम समझते हैं कि व्हाट इज सराउंडिंग एंड व्हाट इज सिस्टम। तो जिसका मोशन स्टडी करना है वह सिस्टम हुआ, और उसके मोशन को जो जो प्रभावित करने वाले, डायरेक्ट प्रभावित करने वाले सब्सटेंसेज हैं, वो ही सभी इन्वायरमेंट में या सराउंडिंग में आते हैं। तो पहला कंसेप्ट यही है। अब एक सिस्टम के मोशन को सराउंडिंग कैसे प्रभावित करता है, हाउ डज इट अफेक्ट द स्टेट ऑफ ए सिस्टम। तो इसके लिए फिजिक्स में एक टर्म है इंटरैक्शन। इंटरैक्शन का मतलब हुआ एक दूसरे पर एक्ट करना। जैसे दो चार्ज पार्टिकल लें तो दोनों दूर से ही एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, तो ये एक दूसरे पर एक्ट कर रहे हैं, टू एक्ट ऑन ईच अदर। अगर हम एक मैग्नेट लें, हमारे पास एक मैग्नेट है, तो ये मैग्नेट इसमें कांटेक्ट में आ गया। अब इसको अगर सिस्टम मानते हैं तो इसका सराउंडिंग कौन कौन होगा? इसका सराउंडिंग जस्ट ऊपर वाला मैग्नेट जो इसके कांटेक्ट में है और अर्थ जो इसको नीचे खींचना चाहती है, दो ही इसके सराउंडिंग में होंगे। ये हाथ जो है इसको पकड़े हुए है और ये इसको पकड़े हुए है, हाथ डायरेक्ट इसको नहीं पकड़े हुए हैं। तो इसके सराउंडिंग में, इसको अगर हम सिस्टम मानेंगे तो इसके सराउंडिंग में ये मैग्नेट और ये अर्थ दो ही इसके सराउंडिंग में आएंगे।
इसी तरह से अगर हम लोग अर्थ के मोशन को कंसीडर करें सन के अराउंड, तो उसके पास मून है आसपास में और सन है और बाकी सारे यूनिवर्स के सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, तो अर्थ के मोशन को सभी प्रभावित करेंगे। तो उस हालत में उन सबको सराउंडिंग मानेंगे। अब कुछ एजम्पशंस भी कर सकते हैं, जैसे जो दूर ऑब्जेक्ट्स हैं या जिनका इफेक्ट नगण्य है तो उनको हम सराउंडिंग से अलग भी हटा सकते हैं। तो ऐसे केस को कहते हैं आइडियलाइज्ड केस, जिसमें हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं कि इतना ही इसका सराउंडिंग है तब क्या इफेक्ट होगा, और दूसरा भी आ जाएगा तब क्या इफेक्ट होगा। इस तरह से प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करके भी हम लोग स्टडी करते हैं। तो पहला कंसेप्ट हुआ सिस्टम एंड सराउंडिंग। उसके लिए हमने एक यहाँ कार्टून बनाया कि इधर आग है और इधर नाग है। तो नाग और आग के बीच ये आदमी फंसा हुआ है और कह रहा है कि अब क्या करें। तो ये इसके सराउंडिंग है जो इस पर डायरेक्ट प्रभाव डाल रहे हैं, और ये इसका समय के साथ अब इसका क्या होगा, आगे भागेगा कि पीछे भागेगा, कि इसको मारने दौड़ेगा कि इसको जंप कर जाएगा। ये सब इसका सिस्टम का इवोल्यूशन हुआ, टाइम के साथ ये क्या करेगा। यहाँ पर आप फिगर देख रहे हैं कि एक ब्लॉक है और ये एक टेबल पर रखा हुआ है। अर्थ इसको नीचे की तरफ खींच रही है और टेबल इसको नीचे जाने से रोक रहा है। एक रस्सी के द्वारा एक आदमी इसको सीधे इस साइड में खींच रहा है और दूसरा आदमी एक डंडे से इसको पुश कर रहा है। तो इसको अगर हम सिस्टम मानते हैं, तब इस हालत में ये अर्थ जो इसको नीचे खींच रही है वो अर्थ इसको इसके सराउंडिंग में ऑब्जेक्ट आएगी, और टेबल जो इस पर डायरेक्ट फोर्स लगा रहा है एन, वो भी इसके सराउंडिंग में आएगा। ये रस्सी जो इस पर डायरेक्ट फोर्स लगा रही है, रोप विल बी इन द सराउंडिंग ऑफ द ब्लॉक, और डंडा जो है इसके सराउंडिंग में आएगा। ये व्यक्ति नहीं आएगा, ये व्यक्ति नहीं आएगा, ये इसके थ्रू इस पर फोर्स लगा है। तो जो डायरेक्ट कांटेक्ट में है उन्हीं बॉडीज को हम लोग सराउंडिंग में लेते हैं, और जो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है उनको सराउंडिंग में नहीं लेते हैं। सिस्टम और सराउंडिंग ये पहला कंसेप्ट है। और दूसरा कंसेप्ट है कि हाउ डज सराउंडिंग एक्ट ऑन द सिस्टम। तो इंटरैक्ट करना या एक्ट करना, तो इसके लिए एक टर्म फोर्स डिजाइन किया गया। जैसे मान लीजिए कि ये हाथ है और ये उंगली है। अब हम इस पर ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, तो ये उंगली देखिए टेढ़ी हो रही है। तो फोर्स लगता है तो सराउंडिंग में कुछ चेंजेज आते हैं, उस चेंज से हम लोग समझ सकते हैं कि फोर्स लगा है। इसी तरह से अगर आप एक वेट को स्प्रिंग बैलेंस से लटकाएंगे तो उसके अंदर का स्प्रिंग थोड़ा फैल जाएगा। उस फैलाव से हम लोग जान सकते हैं कि ये इस पर फोर्स लगा रहा है। तो पहला जो इंट्यूटिव कंसेप्ट है कि देयर इज सम चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ इंटरैक्टिंग बॉडीज, और उस चेंज से हम लोग फोर्स तक पहुंचते हैं कि फोर्स लग रहा है। अब मान लो कि एक स्प्रिंग है और उससे मैंने एक ब्लॉक को लटकाया और वो 2 सेंटीमीटर खींच गया, और उसी तरह का एक और स्प्रिंग लें। अब उन दोनों स्प्रिंग को आपस में जोड़ करके और 2-2 सेंटीमीटर दोनों में खींचे, तो हम कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे पर बराबर फोर्स लगा रहे हैं, इक्वल फोर्स। कितना वैल्यू है वो पता नहीं है, लेकिन 2 सेंटीमीटर अगर दोनों फैले हुए हैं तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे हैं। ऐसे इक्वल फोर्सेज को यूज करके अगर हम लोग एक ब्लॉक पर 2 स्प्रिंग जोड़ दें तब क्या होगा। अगर हमारे पास एक ब्लॉक है और इधर से एक स्प्रिंग जोड़ दिया और इधर से एक स्प्रिंग जोड़ दिया, इसके बाद इसको पुल किया। मान लीजिए कि इधर पुल कर रहे हैं और इसको इधर पुल कर रहे हैं। पुल करने से ये फैलेगा। मान लीजिए कि ये 2 सेंटीमीटर फैल गया और ये भी 2 सेंटीमीटर फैल गया, और दोनों आइडेंटिकल स्प्रिंग है, आइडेंटिकल, सब तरह से बराबर। तो आइडेंटिकल स्प्रिंग है, सेम मटेरियल का, सेम कॉइलिंग है, सेम सब चीज है, सब प्रॉपर्टी सेम है। तो जितना ये फोर्स लगा रहा है उतना ये फोर्स लगा रहा है,
और ये बॉडी अब हम लोग देख सकते हैं कि इसका क्या हो रहा है, हाउ डज इट इवॉल्व। अगर बराबर फोर्सेज लगे हैं तो उन बराबर फोर्सेज को हम लोग अगर वेक्टर सम करें तो दो वेक्टर्स यहाँ पर दिखाई देंगे, एक इस डायरेक्शन में है और एक दूसरे डायरेक्शन में है। तो अगर इनको F1 F2 कहा जाए तो F1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F2, और चूंकि ये दोनों एक ही बॉडी पर लगते हैं तो नेट फोर्स इनका वेक्टर सम होगा, तो नेट फोर्स हो जाएगा 0, नेट फोर्स इज 0। अब ऑब्जर्व करते हैं कि इस बॉडी का क्या हो रहा है। तब इसके लिए आप एक इनर्शियल फ्रेम से इसको देखते हैं, या एक फ्रेम से, जैसा न्यूटन ने बताया कि अगर फोर्सेज बैलेंस्ड होंगे, एक ही बॉडी पर बराबर बराबर फोर्सेज लग के हमने बैलेंस कराए हैं, अगर फोर्सेज बैलेंस्ड होंगे तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। ये कांस्टेंट या तो 0 होगी, रेस्ट में है, और बैलेंस्ड फोर्स लग रहे हैं तो रेस्ट में ही रहेगा। और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहा और फिर बैलेंस्ड फोर्स लग गए तो उस वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये फर्स्ट लॉ है और इनर्शियल फ्रेम का ये डिफिनीशन है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर फोर्सेज बैलेंस्ड होंगे तो इसका अर्थ होगा कि सिस्टम की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, और कांस्टेंट में आप जानते हैं कि 0 होने पर इसको रेस्ट बोलते हैं, और 0 नहीं होने पर, 0 हो गया तो रेस्ट है, और 0 नहीं हुआ तो यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट पाथ। तो यहां पर कंसेप्ट डेवलप हुआ, दिस इज नोन एज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो हम लोग ये एक्सपेरिमेंट करके और ये समझ गए कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही है कि अगर किसी बॉडी पर बैलेंस्ड फोर्सेज लगे, यानी सारे फोर्सेज का रिजल्टेंट 0 हो या कोई भी फोर्स ना लगे तब भी 0 होगा, तो किसी बॉडी पर नेट फोर्स 0 हो तब उसका वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये कहलाता है फर्स्ट लॉ। अब अगर 0 है तो वो बॉडी रेस्ट में ही रहेगी, और अगर 0 नहीं है वेलोसिटी तो उसी वेलोसिटी से चलती रहेगी। तो इसलिए रेस्ट में रहना और कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना ये नेचुरल है, इसमें बॉडी पर आपको फोर्स अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो कंसेप्ट है ये नया कंसेप्ट था, गैलीलियो ने इसको सबसे पहले खोज किया था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, 2 इंक्लाइन प्लेन लिया और दोनों को ऐसे सटा दिया, और यहां से एक बॉल को लुढ़काया, तो ये बॉल नीचे गया और नीचे जाकर के ऐसे चलते गया, और उतना ही हाइट पाने के लिए यहां तक गया, यहां जाके रुका। तो गैलीलियो ने कहा कि यह इंक्लाइन प्लेन मोशन का सपोर्ट करता है और ये इंक्लाइन प्लेन मोशन का अपोज करता है, क्योंकि ये रोक रहा है और ये इसको गति दे रहा है। तब इन्होंने क्या किया कि इसके इंक्लिनेशन को और छोटा कर दिया। छोटा कर देने से क्या होगा, उतना ही हाइट पाने के लिए यहां तक आएगा। हम लोग एनालिसिस करें कि इंक्लिनेशन को अगर कम करते जाए तो ये डिस्टेंस बढ़ता जाता है। तो इसी से गैलीलियो ने कंक्लूड किया कि अगर अपोजिंग फोर्स गायब हो जाए तो ये बॉडी चलती ही रह जाएगी। ये गैलीलियो का इंक्लाइन प्लेन एक्सपेरिमेंट है, और इसी से गैलीलियो ने न्यूटन से भी पहले ये नियम निकाला था कि अगर बॉडी पर कोई अपोजिंग फोर्स नहीं लगे तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती रह जाएगी। स्थिर है तो स्थिर ही रह जाएगी, और चल रही है तो चलती ही रह जाएगी। तो ये कहलाता है गैलीलियो का लॉ ऑफ इनर्शिया, कि अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो वो चलती ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई अपोजिंग फोर्स न लगे, और अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही बने रहना चाहिए।
दिस कंसेप्ट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उस समय अरस्तु ने कहा था डेली लाइफ का जो अनुभव है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, ये ठीक है। लेकिन अरस्तु ने कहा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसको चलाते रहने के लिए ढकेलते रहना पड़ेगा, क्योंकि आम अनुभव है कि किसी चीज़ को हम लोग चला के छोड़ देते हैं तो कुछ दूर जाके रुक जाती है। तो इसलिए अरस्तु ने कहा था कि उसको अगर हम चलाते रहना चाहते हैं उतना ही वेलोसिटी से, तो उसको धकेलते रहना पड़ेगा। गैलीलियो ने उसी कंसेप्ट का प्रतिवाद किया और उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट से दिखाया कि चूंकि अरस्तु को फ्रिक्शन का ज्ञान नहीं था, इसके कारण वो ये स्टेटमेंट दे रहे थे अगर अपोजिंग फोर्स हटा दिया जाए तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती रह जाएगी। अब हम लोग स्टेटमेंट पर आ गए हैं कि सबसे पहले तो हम लोग फोर्स को डिफाइन कर रहे हैं कि इट इज ए मीन्स ऑफ इंटरैक्शन। इंटरैक्ट मतलब एक दूसरे पर एक्ट करना, और सराउंडिंग इंटरैक्ट करता है बाय एक्सर्टिंग फोर्स। तो ये फोर्स एक टेक्निकल टर्म हो गया कि इट रिप्लेसेज इंटरैक्शन बाय अनदर फोर्स। फोर्स का अभी डिफिनीशन नहीं आया है, केवल नेचर इसका आया है कि इट रिप्रेजेंट्स सम इंटरैक्शन। न्यूटन ने फर्स्ट लॉ इस रूप में दिया है, दो स्टेटमेंट मैंने दिया है। पहला स्टेटमेंट लिखा है कि बैलेंस्ड फोर्सेज जब एक्ट करते हैं, इफ बैलेंस्ड फोर्सेज एक्ट ऑन ए सिस्टम आइदर इट मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी और रिमेन्स एट रेस्ट। जब सिस्टम पर यदि बैलेंस्ड फोर्सेज लगते हों तो या तो यह कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा या स्थिर रहा करेगा। दूसरा स्टेटमेंट इसी का दूसरा वर्जन ये है कि बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट। एक स्थिर वस्तु स्थिर रहती है एंड ए बॉडी इन मोशन मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मोशन में अगर बॉडी है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती है इन ए स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में, अनटिल एंड अनलेस। कब तक चलती है या कब तक रेस्ट में रहती है? तब तक जब तक कि अनटिल एंड अनलेस एन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन इट। इस पर कोई असंतुलित बल न लगे। तो यहाँ पर असंतुलित में संतुलित छिपा हुआ है। ये संतुलित लगेगा तो ये सब होगा और असंतुलित लगेगा तो ये सब नहीं होगा। यानी वस्तु स्थिर है और उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स लग गया तो स्थिर नहीं रहेगी, और अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है और अनबैलेंस्ड फोर्स लग गया तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नहीं जाएगी। जैसे एक बहुत ही बड़ा अगर प्लेन है और उस पर एक बॉल लुढ़का दे, तो बॉल जा रहा है और एक के बार उठ गया, जंप कर गया, तो आप कहिए कि अरे वहाँ कोई कंकड़ था उस पर जंप कर गया। वो कंकड़ ने फोर्स लगाया तो वेलोसिटी चेंज कर गई। फोर्स लगाने का जो मीन्स है, फोर्स लगाने का जो लक्षण है, कैसे पहचानते कि फोर्स लग गया? तो ये फर्स्ट लॉ उसमें आपका हेल्प करता है कि वेलोसिटी पर नज़र रखो। अगर वेलोसिटी चेंज कर गई तो उस चेंज का कॉज होगा अनबैलेंस्ड फोर्स, नेट फोर्स। और अगर फोर्सेज बैलेंस्ड है then there will not be any change. Now we shall write implications of first law. First law का पहला implication ये है कि रेस्ट एंड यूनिफॉर्म मोशन, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी, रेस्ट एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी आर नेचुरल स्टेट्स। इसमें बॉडी अपने से रहना चाहता है, नेचुरल है। इसमें अगर आप चेंज लाना चाहिएगा, अननेचुरल, देन यू हैव टू एक्सर्ट सम फोर्स। तो फोर्स एक कॉज है जो इंटरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है,
और वह क्या करना चाहता है, वो नेचुरल स्टेट में चेंज करना चाहता है या चेंज करता है। ट्राइज टू चेंज और चेंजेस। चेंजेज और ट्राइज टू चेंज। तो ये एक फोर्स का क्वालिटेटिव डिफिनीशन फर्स्ट लॉ से आता है। फोर्स क्वालिटेटिवली, क्वालिटी बता रहा है, क्वालिटेटिव डिफिनीशन। फोर्स का एक क्वालिटेटिव डिफिनीशन देता है। दूसरा, ये नेचुरल स्टेट में रहने का जो टेंडेंसी है वो कहलाता है इनर्शिया। रेस्ट में रहने के टेंडेंसी को बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और मोशन में बने रहने की टेंडेंसी को बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। तो दोनों को ही इनर्शिया नाम दिया जाता है। इनर्शिया इज द टेंडेंसी टू रिमेन एट रेस्ट और कंटिन्यू with uniform velocity। तो रेस्ट में अगर रहना चाहता है तो इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलना चाहता है तो इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। और दोनों को कंबाइंड वर्ड इनर्शिया से रिप्रेजेंट करते हैं। इनर्शिया का मेजरमेंट सेकेंड लॉ में आता है। यहाँ पर ये भी क्वालिटेटिव डिफिनीशन ऑफ इनर्शिया दे रहा है। जो लॉ है वो सारे रेफरेंस फ्रेम्स में वैलिड नहीं है। तो जिस फ्रेम में वैलिड है उस फ्रेम को बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम। तो इस तरह से ये फर्स्ट लॉ इनर्शियल फ्रेम का डिफिनीशन भी देता है। इट डिफाइंस इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम लॉ ऑफ इनर्शिया भी फर्स्ट लॉ को कहा जाता है। तो इससे फ्रेम इनर्शियल होता है। द फ्रेम इन विच द लॉ ऑफ इनर्शिया, इसको कहते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, of motion holds good, is called inertial frame of reference। These are important points in the first law of motion। Now we shall consider geometry of balanced forces। वेक्टर थोड़ा सा अब यूज करेंगे कि बैलेंस्ड फोर्सेस का वेक्टर क्या है, वेक्टर एनालिसिस क्या है। तो दो वेक्टर का सम जीरो होता है यदि दोनों जीरो हो या दोनों इक्वल वैल्यू का हो और अपोजिट डायरेक्शन में लगा। तो दो फोर्सेज अगर बॉडी पर लगेंगे तो दोनों का वैल्यू सेम होगा, वैल्यू सेम होगा और डायरेक्शन अपोजिट होगा। ये एंगल 180 डिग्री का होगा। 180 डिग्री पर लगे हुए सेम वैल्यू के फोर्सेस बैलेंस्ड होंगे। और अगर कोई भी फोर्स नहीं लगे तब भी हम कह सकते हैं कि इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगा है, फोर्स फ्री है, फोर्स फ्री। तो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट हो जिस पर बैलेंस्ड फोर्सेस
लगे हों या वो ऑब्जेक्ट फोर्स फ्री हो, और आप उसको एक फ्रेम से देखिए, अगर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नजर आती है तो आपका फ्रेम कहलाएगा इनर्शियल फ्रेम, और कांस्टेंट नजर नहीं आती है तो आपका फ्रेम कहलाएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम। इसलिए ये फ्रेम इनर्शियल होगा if velocity is constant। फोर्स जीरो है, फोर्स जीरो मीन्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट, सभी फोर्स का सम है। तो बैलेंस फोर्सेज का सम, बैलेंस फोर्सेज है तो साथ में वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, बाय कांस्टेंट वी मीन जीरो और नॉन जीरो। तो दोनों हालत में रेस्ट में ऑब्जेक्ट रहेगी या कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगी, तब इस फ्रेम को कहेंगे इनर्शियल फ्रेम। तो ये इनर्शियल फ्रेम का डिफिनीशन फर्स्ट लॉ से आता है। इट डिफाइंस इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, और वह लॉ जिसमें, वह फ्रेम जिसमें लॉ ऑफ इनर्शिया नहीं लागू होता हो उसको कहेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम। वह फ्रेम इस इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में या तो एक्सेलरेशन में होता है या रोटेट करता है या दोनों करता है। नॉन इनर्शियल, the frame of reference in which the law of inertia does not hold good is called non-inertial frame। Such a frame is accelerated with respect to an inertial frame। नॉन इनर्शियल फ्रेम को डिफाइन करने के लिए एक इनर्शियल फ्रेम भी लेना जरूरी है, और उसी इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में ये फ्रेम एक्सेलरेट करेगा, तब इस फ्रेम को बोलेंगे नॉन इनर्शियल। एस एक इनर्शियल फ्रेम है और इसके रेस्पेक्ट में ये एक्सेलरेट कर रहा है, तब इसको बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम। एक और फ्रेम हो जिसका भी एक्सेलरेशन ए नॉट है तो वो भी नॉन इनर्शियल है, लेकिन इस फ्रेम से देखने पर रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो आएगा। तो ये नहीं सोचना है कि अगर फ्रेम का एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो वो नॉन इनर्शियल, ये इनर्शियल हो जाएगा। जीरो किसके रेस्पेक्ट में होना चाहिए? इनर्शियल के रेस्पेक्ट।